तो पार्ट वन में आपने अभी तक ये चीज सीखी कि सेट होता क्या है। अब हम समझते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी हमें कोई सेट को रिप्रेजेंट करना होता है, उसकी दो फॉर्म्स होती है। पहली होती है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम समझते हैं ये होती क्या है। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमारे जो सेट होता है हम पे, उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें एज इट इज सेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो होती है आपकी रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी आपका सेट फॉर्म हुआ, उसके सारे इंडिविजुअल एटम, जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसके अंदर, उन सबको इंक्लूड ना करके कोई एक ऐसी डेफिनेशन लिख देते हैं जो वो सारे ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बोलूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, उसमें क्या था कि वी, अगर मैं कोई भी वोवल्स का सेट बनाना है तो वोवल का सेट क्या होगा, ए ई आई ओ और यू। ओके, अब ए ई आई ओ यू ना लिख के इसका अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहूं तो मैं ये सारे एलिमेंट, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे क्या हैं, वोवल्स है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, वेरिएबल ले लेता हूं मैं एक्स। और अब मैं क्या ट्राई करूंगा कि उस एक्स जो मैंने वेरिएबल लिया उसे मैं डिफाइन करने का ट्राई करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये सारे क्या है, वोवल है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि जो मेरा सेट फॉर्म होने वाला है, सेट क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट होगा एक्स, एक्स, और वो एक्स किसको सेटिस्फाई करेगा, वो क्या होगा, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कि जो एक्स होने वाला है वो मेरा क्या होने वाला है, वोवल होने वाला है इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, अब ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें कुछ हमें पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। ये 5 वोवल्स थे, ए आई ओ यू। ओके, तो अब हम नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी भी हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो बेसिकली जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर का जो सेट होता है उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हर किसी के अलग अलग नोटेशन होते हैं, हर किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग नोटेशन होते हैं। ठीक है, कैपिटल में होता है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, अब ये आपने देखा होगा जब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को कन्वर्ट किया तो उसमें 2 डॉट आ रहे हैं, तो इसे कैसे रीड करते हैं, सबसे पहले तो इसे रीड करते हैं सच डैट से। कैसे रीड करते हैं, सच डैट। जब कभी भी इसे, अब आपको मैं बताता हूँ इसे लाइन को पढ़ना कैसे होता है, तो v इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इसे कैसे रीड करना है, सच डैट, क्योंकि ये क्या किसको डिफाइन कर रहा है, ये x को डिफाइन कर रहा है, तो x सच डैट x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कॉलम को कैसे रीड करते हैं मैथमेटिक्स में, सच डैट के रूप में। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये होता है ईच एलिमेंट इन अ सेट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके, तो ये सिंपल बात है, क्योंकि आपको जो भी कभी भी आप अगर आप सेट बनाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट रहने वाली है। जब उसके अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्ट रहेंगी तो ताकि हमें हर ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर पता लग सके कि ये अलग है, ये अलग है, इसलिए जनरली हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हमारे किसी भी सेट में बिलोंग करते हैं उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक और ई के बीच में भी कॉमा है, ई और आई के बीच में भी कॉमा है, और इसी तरीके से आगे भी है। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब फोर्थ पॉइंट को लेके चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, वी राइट x बिलोंग्स टू A रीडेड एज x बिलोंग्स टू A। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे अगर मैं ये लिख सकता हूं कि क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा A है वो वोवल है, तो A मेरा क्या होगा, बिलोंग्स टू, A बिलोंग्स टू क्या करेगा, मेरा V सेट से मेरा क्या करेगा, A बिलोंग करेगा। तो ऐसा ना लिख के मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि A बिलोंग्स टू B, वी सेट से मेरा ए बिलोंग करेगा। क्यों करेगा बिलोंग, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा वी है वो क्या है, मेरा वोवल का सेट है, और मुझे पता है ए जो होता है वो मेरा वोवल तो होता ही है, तो इसलिए ए क्या है, वी सेट से बिलोंग करेगा। तो इसे मैथमेटिक्स में रीड कैसे करना है, इतना ना कैसे बोलना है, ए बिलोंग्स टू वी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं मान लेता हूं मुझे पता है कि जो एक्स, जैसे टी ले लेते हैं, अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ टी, तो मुझे पता है टी जो है वो वोवल होता ही नहीं, तो कैन आई इजीली राइट इट लाइक टी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ओके, और ये पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट में कवर हो चुका है। कैसे, जो इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर मेरा कोई भी एलिमेंट है और वो एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, या फिर किसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, या ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, सॉरी, देन वी राइट x does not belongs to a। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x does not belongs to a। तो और उसे रीड कैसे करेंगे, x does not belongs to a। जैसे हम यहाँ पे और भी का एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे पता है कि जो m है वो m मेरा वोवल नहीं होता, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m does not belongs to
V, जो मेरा M है वो V सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए मेरे को लिखना पड़ेगा M does not belongs to V। लेकिन अगर मेरे को पता है I मेरा बिलोंग कर रहा है तो कैसे लिखना पड़ेगा, I बिलोंग्स टू मेरा सेट B। ओके, इस तरीके से हम समझते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, इसको मैं एक बार कंक्लूड कर लेता हूं। पहला पॉइंट ये है कि जब कभी भी किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कुछ भी हो सकता है, A B C D X Y Z एनीथिंग विच एवर यू वांट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब कभी भी कहीं पे कॉलम लिखेंगे हम, किसमें, मेनली सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको याद रखना है कॉलम का यूज होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें हमें क्या लिखनी पड़ती है, उस सेट की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेट यू हैव टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर सेट। ओके, आपको उसे पूरा डिफाइन करना पड़ता है, एक एक प्रत्येक एलिमेंट को नहीं लिखना पड़ता है। और प्रत्येक एलिमेंट को हम कहां पे लिखते हैं, जब हम रोस्टर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको पूरा डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कभी भी आपका कॉलम का यूज होगा तो कॉलम का मतलब क्या होता है, सच दैट की तरीके से उसे रीड करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, ईच एलिमेंट इन द सेट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि आपको सेट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को करना है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही क्या आती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट के बीच में हमें अंतर पता लग सके कि ये अलग है, ये अलग है, इसलिए हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ता है कॉमा से। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। चौथा पॉइंट क्या था आपका, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए वी राइट x बिलोंग्स टू ए। जब कभी भी हमारा x किसी ए सेट से बिलोंग करेगा तो हमें कैसे लिखना पड़ता है, x बिलोंग्स टू ए। ओके, सिंपली। अब जैसे कि यहाँ पे वोवल्स था, तो वोवल्स में ए ई आई यू वी से बिलोंग कर रहे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई बिलोंग्स टू बी। मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू बी, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ बिलोंग्स टू बी। क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ए ई आई यू मेरे वी सेट यानी इससे बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि जो जीरो है, जीरो मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा या फिर होल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे सर क्योंकि जो जीरो होता है वो होल नंबर होता है, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज इट्स नॉट अ काउंटिंग नंबर। सो जो जीरो होता है वो वोवल सेट से बिलोंग करता है, लेकिन जो जीरो होता है इट डज नॉट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर सेट। ओके, डज नॉट बिलोंग का भी मैंने एग्जांपल दे दिया और बिलोंग्स टू का भी मैंने एग्जांपल दे दिया। आई होप आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन फॉर्म होता है अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा टॉपिक कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। बेसिकली कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट है, ओके, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उस सेट की कार्डिनैलिटी बताता है। सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं कि वोवल का जो सेट था उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो वोवल के सेट क्या होता है, आपके 5 एलिमेंट आते हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट विल बी इक्वल टू 5। अगर मैं बोलूं कि जो V है, V इज इक्वल टू क्या है आपके पास, A E I O और U है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लाई कर रहे हैं, सिंपली 5 एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ये सेट है इसकी कार्डिनैलिटी अगर मेरे को लिखनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट विल बी इक्वल टू 5, दैट इज नथिंग बट इट्स कार्डिनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ओके, तो ये होगी कार्डिनैलिटी की बात। ठीक है, अब हम कार्डिनैलिटी को किससे डिनोट करते हैं, सबसे मेन बात, तो कार्डिनैलिटी अगर कहीं भी ऐसा लिखा होगा n ऑफ a या फिर कैसे लिखा होगा मॉड ऑफ a, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि कोई एक सेट रहा होगा a, ये कोई एक सेट रहा होगा a और उसका अगर मैंने बाहर से n लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर a लिख दिया, तो इसका मतलब सिंपली होता है कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी सेट की कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अब समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट में इंडिया जो है उसमें कितने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है, अगर आपको उसका सेट बनाने को मिल जाए तो उसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करो, तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो क्योंकि मुझे पता है इंडिया में करंट में 28 स्टेट्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को एक सेट फॉर्म करना है जिसमें मेरे को कैसे एलिमेंट रखने हैं, स्टेट्स ऑफ इंडिया को रखना है, तो करंट में क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं इसलिए इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 28। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो क्योंकि वो कितने हैं अभी करंट में 8 है, तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल भी दे दिए कि कैसे किसी सेट की कार्डिनैलिटी आपको फाइंड करनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नेचुरल नंबर का सेट है उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो सर आप बोलोगे कि जो नेचुरल नंबर है उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट लाई करते हैं 1 2 3 4 अप टू द इन्फिनिटी, तो व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, द कार्डिनैलिटी विल बी इन्फिनिटी बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सेट infinite number of elements will be lie, so therefore the cardinality of this set will be infinity। ओके, तो आप सिंपली अब ये चीजें कर सकते हैं। तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा और इसके फर्दर आने वाली वीडियोस में मैं इसी सेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज देखते रहिए। थैंक यू।